क्या होता है जब एक खूबसूरत लड़की की जिंदगी एक पल में बदल जाती है? जब समाज उसके रंग को, उसके चेहरे को, उसके दाग को उसकी पहचान बना देते हैं। ये कहानी है अनुपमा की, एक सुंदर, समझदार और सपनों से भरी लड़की की, जिसके सपने एक दिन जिंदगी के कड़वे सच से टकरा जाते हैं। सुधा मूर्ति की लिखी हुई महाश्वेता सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं है। यह एक ऐसी यात्रा है जहां एक औरत अपने अंदर की ताकत को पहचानती है और समझ जाती है कि असली खूबसूरती चेहरे में नहीं, दिल और हिम्मत में होती है। तो तैयार हो जाइए एक ऐसी कहानी सुनने के लिए जो दिल को छू जाएगी और सिखाएगी कि हर दाग के पीछे एक कहानी होती है, एक नई शुरुआत की। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट इनसेन स्माइली और लेकर आया हूं किताब सुधा मूर्ति की लिखी हुई महाश्वेता। चलिए शुरू करते हैं। अनुपमा का ध्यान फिर खंदक की ओर लौटा। हाँ, अगर मैं मर गई तो किसको दुख होगा? प्रायशः पिताजी 4 दिन मुख रोदन करेंगे, दुखाश्रु बहाएंगे, काल क्रमेण भूल जाएंगे। वह तो मानव का सहज गुण ही है। राधक का आनंद, साबक का वसुधा, नंदा, इनको कुछ भी नहीं होगा। सुमन को पता चला तो दुखी होगी, मगर अपने संसार में मग्न पड़ी उसको कितनी याद आएगी। मन सोच से फिर सोच रहा था, तब भी कोई अदृश्य अव्यक्त शक्ति उसको रोक रही थी। धूप चढ़ते ही लोगों का आवागमन बढ़ने पर अपना इरादा कार्य रूप में परिणत करने में मुश्किल हो गई। यह व्यवहारिक प्रज्ञा चेतावनी दे रही थी। सिर्फ 2 फुट के अंतर में मृत्यु देवता खड़े थे। एक पैर उठाने की हिम्मत न जुटाती हुई वह ठंड में भी पसीना पसीना हो गई। चेहरा पसीने से भीग गया। मरना बहुत आसान अपने हाथ में ही है, समझी। अनुपमा ने पैर पीछे हटा लिया। जीवन की कौन सी शक्ति, आशा उसे मृत्यु विमुख कर रही है? अनुपमा को गिरिजा की याद आ गई। उसके साथ क्रोध भी प्रकट हुआ। उसका रहस्य पहचान गई। इस वजह से मुझे घर से बाहर डालने के लिए राधिका की प्रेरक शक्ति बन गई। धनवान घर की बेटी उसकी चरित्रहीनता का कोई साक्षाधार नहीं था। अपने शरीर के लिए सफेद दाग सपूत था। अनुपमा गरीब घर से आई थी, इसी कारण गिरिजा हमेशा उसे तिरस्कार के भाव से देखती थी। सुंदर रूप और पैसों के बल से अच्छे लड़के को पाकर व्यवहारिकता में जीत गई थी। अपने कलंकित चारित्र्य को छिपाकर अब गौरी पूजा करके पतिव्रता कहलाएगी। निसर्ग और वैदिक ज्ञान अब तक अजनबी रहा। इस सफेद दाग ने अनुपमा के सकल सद्गुणों को भूखे राक्षस बकासुर की तरह स्वाहा किया था। वह गिरिजा के मुकाबले में किस चीज में कमी थी? विद्या, रूप, गुण हमेशा अनुपमा ही ऊपर थी, मगर वास्तविक जीवन में बुरी तरह हार गई थी। गिरिजा घमंड से अनुपमा को देख रही है, ऐसा आभास अनुपमा का हुआ, मगर मैं क्यों अपने आप को उससे कम नीचा समझूं? गिरिजा से आनंद और भी घटिया, शुद्र। वह असलियत जानता था। राधिका से डरकर या यह समझते हुए कि अगर सफेद दाग ने मेरी पूरी देह पर पूरा आक्रमण कर लिया तो उसको यह सुनना पड़ेगा, बेचारे आनंद की पत्नी को पांडु रोग अथवा सौंदर्य पाशक को वीरूपी पत्नी की मौजूदगी अछूत अपवित्र है। इस मनोभाव से मेरे खतों का जवाब नहीं दिया होगा। कैसा धीर पति है! ऐसा पति होने से क्या फायदा? मुझसे सच्चा प्यार होता या शादी को भी गौरव मिलता है, यह मनोभाव वाला होता या मुसीबत का सामना करने वाला होता तो राधिका के सामने ही नहीं, पूरे समाज के सामने धैर्य से कहता, नहीं, शादी होते वक्त सफेद दाग नहीं था, अब आया है, इसका इलाज करेंगे। बदले में खत का जवाब न देकर चोर जैसा बैठा है और अब दूसरी शादी के लिए भी उसने सम्मति दे दी। यह कैसा प्रेम है? फिर याद आया, उसने कहा था, अनुपमा, क्रिश्चियन शादी में अंटिल डेथ डिपार्ट्स अस कहकर शपथ लेते हैं। वैसे ही मैं कभी तुम्हें
छोड़कर जी नहीं सकता। मृत्यु ने उनको अलग अलग नहीं किया, मगर एक सफेद दाग ही मृत्यु रूप से अलगाव लाया था। अग्निदेव के साक्षित्व में हाथ थामा था। आनंद उस पत्नी को भूल चुका है। पत्नी को संकट से बचाना पति का कर्तव्य होता है। बलिष्ठ बाहु, विशाल छाती भगवान ने पुरुष को क्यों दी? कहीं नाटक में संभाषण आया जैसी याद। तब अनुपमा ने जवाब दिया था, अबलाओं को, आर्त को, असहाय को रक्षण करने के लिए दिए देवदत्त वरदान है। मदन जैसा सुंदर था, मगर उससे प्रयोजन क्या है? आनंद कभी अनुपमा के कष्ट में भागी नहीं हुआ। खत का जवाब तक देने का सौजन्य आनंद में नहीं था। उसका बर्ताव अपरिचित जैसा था। मनुष्य की गुण परीक्षा कठिनाई में ही होती है। ऐसे आनंद का निज स्वरूप, असलियत का पता चल गया था। खंदक में कूदने से मृत्यु निश्चित तो नहीं, किंतु यदि हाथ पैर टूट गए तो वो बच गई, और वो बच गई तब परावलंबी जीवन गुजारना पड़ेगा। वह इससे बदतर और असह्य हो जाएगा। मगर मर भी गई तो देह सियार, कुत्ते, गिदड़ खा जाएंगे। मगर इसके कारणीभूत भ्रष्टासन भोजन करते सुख से बैठे होंगे। मेरी मृत्यु से बहनों की शादी सुगम होगी, इसका सबूत क्या होगा? हो सकता है कि बड़ी बहन को श्वेत कुष्ठ था। इस अपवाद से छुटकारा तो नहीं मिलेगा। जीवित रहते हुए उनके लिए मरी जैसी रहना ही ठीक है। किसकी खुशी के लिए अपनी जान बेकार न्यौछावर करें? यह तो पागलपन होगा। अनुपमा अब उद्विग्नता से शांतता की ओर झुक रही थी। दीवार से टिककर बहुत देर से खड़ी थी। पीठ में दर्द हो रहा था। सूर्यदेव का रथ चढ़ रहा था। उष्ण किरणें फैल रही थी। अनुपमा को यह सूर्योदय अपूर्व लगा। उसकी जिंदगी में यह सूर्योदय अनूठा इसलिए है कि मरणोन्मुख हुआ मन फिर चेतना की ओर घूमकर एक नई राह का दिशा सूचक था। उसने सिर नीचे झुककर देखा। अनेक वन्य पुष्प खिलने की तैयारी कर रहे थे। पक्षी अपने आहार शोधन के लिए उड़ रहे थे। अनुपमा आगे बढ़ी। नहीं, मुझे क्यों मरना है? ऐसी परिस्थिति में भी इसका सवाल समझकर सामना करूंगी। लोगों की कटुक्तियों, व्यंग्योक्तियों से नहीं डरूंगी। मुझे किसी का सहारा नहीं चाहिए। भगवान करे उन पर तमाचा मारने जैसी जिंदगी बिताऊंगी। विधिवशात आए हुए इस सफेद दाग से ही अपनी जिंदगी को पुनर्जीवित करूंगी। इस दृढ़ निश्चय से अनुपमा ने अपनी प्रदक्षिणा पूरी की और देवी माँ के सामने भक्ति भाव से खड़ी होकर प्रार्थना करने लगी। जिंदगी में अत्यंत कठिन कष्टमय संदर्भ में भी धैर्यशाली होकर जीने के लिए धैर्य प्रदान करो हे माँ। इससे ज्यादा प्रसाद मुझे चाहिए नहीं। घर वापस आते समय उसको पता चला कि आत्महत्या से विमुख करने वाली अव्यक्त शक्ति कौन थी। जिंदगी से प्यार? हाँ, मैं अपनी जिंदगी से प्यार करती हूँ, इसलिए तो मैं जिंदा हूँ। अब यहाँ से दूर, बहुत दूर जाकर अपनी पसंदगी का काम करती हुई जिंदगी बिताऊंगी और उसी से अपना जीवन सफल बनाऊंगी। इस घुटन वाले वातावरण से मुक्त होकर कहीं भी स्वच्छंदता से विहार करते हुए पक्षी की तरह बाहर जाऊंगी। मुझे किसी भी हमदर्दी, सहारा, आसरा नहीं चाहिए। अनुपमा दृढ़ निर्धारण से सीढ़ी उतरकर घर की तरफ चल पड़ी। रोज से ज्यादा देर होने की वजह से साबक का गुस्सा करेगी, ऐसा अब भय उसमें नजर नहीं आ रहा था। घर आकर पिताजी से कहा, पिताजी, मैं खाली बैठे बैठे तंग आ गई हूँ। मैं सुमन के यहाँ मुंबई जा रही हूँ। ट्यूशन वाले बच्चों को बता दीजिएगा। श्यामराव जी चकित होकर बोले, अनु, कितने दिन तक वापस लौटोगे? कुछ दिन के बाद आ जाऊंगी। जबकि वह मन ही मन जानती थी कि वह कभी वापस लौटने वाली नहीं है। जब ट्रेन दादर पहुंच गई, अनुपमा दिग्भ्रमित हो गई। भय और आशंका से झिझक गई। मैं सही जगह में हूँ या नहीं? मैंने यहाँ आकर गलती तो नहीं की? मगर उस गांव के नरक से मुक्ति पाने के लिए यही एक रास्ता था। छोटा सूटकेस पकड़कर वह ट्रेन से नीचे उतरी। सूटकेस में लाने के लिए भी क्या था? कुछ खास तो था नहीं, बस 4-5 साड़ियाँ, कुछ किताबें और हाथ में 400 रुपये। सुमन दिखाई पड़ी। वह आनंदित हो गई। सुमी, तुम आ गई? मुझे तो डर लग रहा था। क्या भीड़ है भाई, ये मुंबई है। छुट्टी के दिन पहुंचने के लिए इसी कारण लिखा था। चलो घर चलते हैं। अनुपमा को सब कुछ नया लग रहा था। भीड़, इलेक्ट्रॉनिक, ट्रेन, विविध
वेशभूषण के लोग, भाषा, गर्मी और पसीना। अनुपमा सुमन के पीछे चल पड़ी। दूर वर्सोवा स्थित सुमन का छोटा घर, वहीं उनका राजभवन था। सुमन का पति हरि अंधेरी स्थित फैक्ट्री में इंजीनियर था। छोटे घर में सारी शहरी अनुकूलताएं थी, जैसे मुंबई का हर वास स्थान होता है। मगर अनुपमा को यह सब नया लगा। गांव में ही पर बड़ा घर था उनका। सुमन भी काम पर चली जाती थी। हरि की छुट्टी गुरुवार और रविवार को रहती थी। सुमन ने अनुपमा का उपचार मन पूर्वक किया। अनु, घर अपना ही समझ लो, किसी चीज के लिए चिंता मत करो, आगे की सोच लेंगे, कोई हल निकल जाएगा। सही ढंग से खाना खाओ, इतनी क्षीण हो गई हो तुम। सहेली की आत्मीयता और मृदु वात्सल्य से भरे हित वचन से अनुपमा गदगद हो उठी। सुमी, पहले मेरे लिए कोई काम ढूंढो। घर में खाली रहने से मन व्याकुल रहता है और व्यथा सताती है। फिर उसी सोच में डूबी रहूंगी। इसके अलावा तुम हमारी आर्थिक स्थिति तो जानते ही हो, मैं इनको कह चुकी हूँ, तुम क्यों चिंता करती हो? अनु, तुमने आनंद को खत लिखा तो उसने जवाब क्या दिया, या जवाब दिया कि नहीं? सुमी, एक नहीं 3 खत लिखे मैंने, पता 4 बार चेक करके डाला था। जवाब, पोस्टमैन की राह देख देख कर आंखों में दर्द होने लगा। पिताजी ने भी लिखा था, जवाब नहीं आया अभी तक। तुम्हारी शादी तय करने में मध्यस्थ थे प्रोफेसर देसाई, उनको कहती। अब वे यहाँ कहाँ हैं? शादी के पहले ही उन्होंने कहा था, शादी संपन्न कर मैं दिल्ली चला जाऊंगा। उस पुण्यात्मा ने तो शादी संपन्न कर पुण्य पा लिया, मगर तुम्हें कुएं में डाल दिया। सुमी, तुम बेकार उनको क्यों दोष देती हो? उनको क्या पता था कि मुझे ऐसी बीमारी लगेगी? अनु, तुम्हारी सास व्रत नियम दान धर्म करती है ना, अगर तुम्हें ऐसा कहा किया तो पाप क्या नहीं लगेगा? तुम्हारा शेष जीवन कैसे बीतेगा, इसका विचार तो करना था और सहायता भी करनी थी। सुमन, मुझे उनकी दया भिक्षा नहीं चाहिए, वह मेरे लिए भीख है। मुझे सिर्फ सफेद दाग आया है, बाकी सब कुछ मैं पहले जैसे ही तो हूँ। हाथ पैर, विद्या बुद्धि, रूप था वह कुरूप हो गया है, मगर मेरी हैसियत पर काम तो मिलेगा ना। अनु, एकाएक तुम्हारी योग्यता के अनुसार काम कहाँ मिलेगा? मुझे देखो, मैं एमए होते हुए भी क्लर्क के पद पर नौकरी कर रही हूँ। तुम मुझसे बुद्धिमती हो, तुम्हें क्लर्क का काम मिलना मुश्किल नहीं, मगर तुम उसको पसंद नहीं करोगे। सुमी, मेरी पसंद नापसंदगी की बात ही नहीं है। जीवन समुद्र में तैरना ही तो है। घर की रानी जैसी राज करने वाली तुम्हें ऐसा कहते हुए सुनकर मुझे बहुत दुख होता है। तुम यहाँ के कन्नड़ संघ के सदस्य बन जाओ, मातूंगा मैं है, तब नाटक वगैरह में भाग ले सकोगी, खुद करवा सकोगी। सुमी, जीवन नाटक में ही कहानी चल रही है, और नाटक लेकर मैं क्या करूं? यात्रा से थकी अनुपमा सो गई थी। जब जागी तो लगा कि सुमन का पति हरि आया है। सुमी अनुपमा के बारे में बोल रही थी। संकुचित अनुपमा उठकर चली आई। अनु, ये हरि प्रसाद जी है, यानी कि मिस्टर सुमन, कहकर उसने अपने पति से परिचय करवाया। हरि आश्चर्यचकित हुआ जब सुमन ने अपनी सहेली के बारे में कहा था। उसने सोचा था कि सहेली सफेद दाग की बीमारी से पीड़ित होगी और कुछ दिनों के लिए हमारे यहाँ ठहरने आएगी, यही कल्पना थी। और इतनी खूबसूरत होगी नहीं सोचा था उसने। आंखों में विषाद की छाया थी। हरि को अनुपमा शापग्रस्त अप्सरा जैसी लगी। सुमन के मुकाबले अनुपमा दिए के सामने ज्वल ज्योति लग रही थी। शिष्टाचार के अनुसार हरि ने नमस्कार कहा। अनुपमा उसकी आंखों से व्यक्त आराधक भाव को पहचान गई थी। कॉलेज में अनुपमा के कई आराधक थे। अनुपमा ने अपने आप को आश्वस्त किया, मुझे पांडु रोग है, इसलिए लोग अलग दृष्टि से देखते हैं। कृपया जल्दी ही मेरे लिए काम ढूंढ दीजिए। सुमन ने आपसे सब कुछ कहा होगा। ठीक है, उसमें क्या है, आप 4 दिन मुंबई में आराम कीजिए। एलिफेंटा, विटी, बोरीवली पार्क सुमन के साथ घूमकर आइए, बाद में देखेंगे। हरि की बातों ने अनुपमा को आश्वस्त किया। सहेली अपनी हो तो भी उसका पति अपना नहीं है। ये संकोच संदेह अनुपमा के मन से दूर हो गया। अनुपमा को मुंबई आए 1 महीना हो गया था। हरि की सलाह के अनुसार इधर उधर गई थी। कई बार हरि भी साथ में आया था, फिर भी हृदय अंतराल में बात चुभती थी। यह मेरा स्थान नहीं है, पति पत्नी के बीच में कितने दिन तक रहूं? एक शाम हरि प्रफुल्ल मन आया। अनुपमा, कल आपको एक इंटरव्यू देना है। मेरे दोस्त
गोपाल आत्रेय के ऑफिस में है। परंतु परंतु क्या? अनुपमा ने कुछ घबराहट के भाव से पूछा। साधारण क्लर्क का काम है, ऑफिस फोर्ट में है, रोज आने जाने की दूरी बहुत कम है। कैसा भी काम हो चलेगा। वर्षों वासे फोर्ट को बहुत लोग जाते हैं, मुझे क्या होगा, मैं भी आना जाना करूंगी। संतोष से अनुपमा हंस पड़ी। दूसरे दिन आतंकित मन, थोड़ी भीति, निराशा लेकर अनुपमा गोपाल आत्रेय के ऑफिस पहुंच गई। मन में भगवान से प्रार्थना कर रही थी, भगवान किसी भी तरह मुझे ये काम दिला दो, नहीं तो सहेली पर बोझ बनकर कितने दिन तक रहूंगी। और आश्रय बहुत समय तक ठीक नहीं है। घर में भी वक्त गुजारना मुश्किल होता था। सुबह बाहर गए पति पत्नी रात को ही लौटते थे। घर का कामकाज जल्दी ही खत्म हो जाता था। बाकी समय वर्सोवा के समुद्र के किनारे से निकलती हुई लहरों के भयंकर गर्जन में गुजरी हुई जिंदगी या आने वाले भयानक भविष्य उत्साह उल्लास से गुजरा कॉलेज का जीवन याद कर दीर्घ श्वास छोड़ते बैठे रहना ही दिनचर्या बन गई थी। स्वागतकारिणी एंग्लो इंडियन लड़की से पहले ही अनुपमा पहुंच गई थी। ऑफिस शुरू होने से पहले आई हुई लड़की ने अपने पर्स से छोटा आईना निकालकर अपनी भ्रुकुटी सही की, होठों पर लिपस्टिक लगाई, स्प्रे छिड़का। अनुपमा उसको देखती ही रह गई। अनुपमा ने कभी श्रृंगार प्रसाधन का इस्तेमाल नहीं किया था, आवश्यकता भी नहीं थी, मगर नाटक में अभिनय करते वक्त वह मेकअप खुद करती थी पात्र के अनुसार। इसलिए स्वर और मौखिक हाव भाव में वह कभी शकुंतला बनती थी, कभी चांद बीवी, तो कभी नूरजहां। वे दिन कहाँ गए? कराल भविष्य को न देखा न सोचा। सुहाने दिन थे। अनुपमा ने सुंदर स्वप्न शोध बनाए। तब उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि मुझे कभी ऐसा भयानक कष्ट उठाना पड़ेगा। अनुपमा, आप ही हो? आपको इंटरव्यू कॉल आया है क्या? स्वागतकारिणी ने पूछा। हाँ, गोपाल आत्रेय बुला रहे हैं आपको। इंटरव्यू अत्यंत सरल था। मेधावी अनुपमा ऐसे काम के लिए आई थी, ये आश्चर्यजनक ही था। संदर्शक अधिकारी ने पूछा था, अच्छा बताइए आप इस काम को क्यों करना चाहती है? घर की नाजुक परिस्थिति के कारण। तो आप कल से ही काम पर हाजिर हो जाइए। हमारे यहाँ हर तरह का काम संभालना पड़ेगा। हमारी स्वागतकारिणी डॉली 2 महीने पश्चात छुट्टी पर जा रही है, उससे काम सीखना है। ठीक है, कहती हुई अनुपमा बाहर आ गई। उसके जाते ही गोपाल आत्रेय ने करुणापूरित स्वर में उद्गार व्यक्त किया, इतनी सुंदर लड़की है बेचारी। इसका मतलब क्या है? दूसरे व्यक्ति ने पूछा। उसको श्वेत कुष्ठ लगा है, हमें तो दिखाई नहीं पड़ा। अरे हरिप्रसाद जी ने कहा था। पुअर गर्ल बेचारी। बाहर डॉली से कल आऊंगी कहकर अनुपमा निकल पड़ी। डॉली ने कहा बाय बाय। अनुपमा को नौकरी शुरू किए 2 महीने हो गए। पहली तनख्वाह मिलते ही उसकी आंखों में आंसू आ गए। सुख से या दुख से वह नहीं जान पाई। आर्थिक स्वतंत्रता मानव का एक अति महत्व का विषय होता है। अब वही उसी का कमाया पैसा था और उसके नियमित रूप से आने का भरोसा हो गया। उसके सहारे जीवन को एक लक्ष्य मिला। अनुपमा ने सुमन को 300 रुपए देने की कोशिश की तो वो मानी ही नहीं। हरिप्रसाद ने कहा, क्या अगर मेरी बहन घर में होती तो मैं उससे पैसा लेकर उसे खाना देता? आप मेरी बहन के समान हो। अगर आप मुझे खुशी रखना चाहती हो तो पैसे की बात ही मत करना। कृतज्ञता से अनुपमा मुख विस्मित हो गई। दिन शीघ्र गति से बीत रहे हैं ऐसा अनुपमा को एहसास हो गया। ऑफिस में डॉली, शिरीन दारूवाला, चंद्रिका राव, नीला कुलकर्णी ऐसे अनोख सहयोगी थे। सब अनुपमा जैसे मुंबई के उपनगरों में रहते थे। संग प्रिय अनुपमा को सहेलियों का यह संग अत्यंत प्रिय बन गया। अपने जीवन में छाए काले घने बादल बिखेरते हुए नजर आए। सहेलियों का जीवन उत्साह, परस्पर सहकार, आत्मीयता से गर्मी में अप्रतीक्षित बारिश से जो राहत मिलती है, ठंडक महसूस होती है, वैसा सुखद अनुभव हुआ। सुमन के यहाँ ऐसे ही कितने दिन रहने की साध्यता है। छोटा घर। सुमन 6 महीनों में माँ बनने वाली थी, तब घर और भी छोटा हो जाएगा। सुमन के संसार में मैं क्यों हूँ? मेहमान ज्यादा समय रहना नहीं चाहिए। अति अमृतम विषम। हरि और सुमन ने बहुत सहायता की है। सब ठीक ठाक रहने के लिए मेरा अलग रहना जरूरी है। सड़ने के बाद कुछ भी अच्छा नहीं लगता। सहेलियों को रहने के लिए एक जगह का विचार बता चुकी थी। उसमें भी अकेली स्त्री ऐसी वैसी जगह में रह नहीं सकती।
अनुपमा में पेशगी के रूप में पूंजी देने की योग्यता भी नहीं थी। डॉली और अनुपमा एक ही ट्रेन में या बस में इकट्ठी चलती थी। डॉली बांद्रा में उतरती थी तो अनुपमा आगे चलकर अंधेरी वर्सोवा जाती थी। अब तक किसी ने अनुपमा के सफेद दाग के बारे में नहीं पूछा था। पादाग्न पर पूरा सफेद दाग फैल गया था, कोहनी पर थोड़ा ही दाग दिख पड़ता था। फिर भी किसी ने अनुपमा को अस्पृश्य या कलंकित नहीं समझा। महीने बीत गए, भाग दौड़ प्रयाण से थक जाती थी, किंतु मुंबई के यांत्रिक जीवन की जैसे आदत पड़ गई थी। दिवाली का मौसम चल रहा था। एक साड़ी बेचने वाला ऑफिस में आया, वह हर वर्ष आया करता था। अनुपमा ने 2 अच्छी साड़ियां खरीद ली। डॉली के साथ बाजार जाकर चांदी का एक शोकेस खरीद लाई। भैया दूज के शुभ अवसर पर सुमन को एक साड़ी, हरी को एक शोकेस भेंट में दिया। सुमन ने कहा, अनु इतना कीमती उपहार क्यों? अगर आपकी बहन ने भेंट दी होती तो लेते कि नहीं? हरी मुस्कुराकर मान गया। वह हरी और सुमन के किए हुए उपकार को कभी भी भूल नहीं सकती। डॉली उस दिन ऑफिस आई ही नहीं। क्या वजह हो सकती है? डॉली की शादी तय हो चुकी थी। लड़का ऑस्ट्रेलिया में काम करता था। एंग्लो इंडियन से शीघ्र ही शादी होने वाली थी। अनुपमा ने सोचा कि भावी पति आया होगा। टेलीफोन की घंटी बजी। उठाया तो डॉली की दुर्घटना हो गई है, ऐसी अशुभ सूचना सुनने पड़ी। आधा दिन का अवकाश लेकर अनुपमा हॉस्पिटल गई। डॉली की बूढ़ी माँ जायशी माँ बाहर बैठकर रो रही थी। डॉली इकलौती बेटी, शादी तय हुई पड़ी है, सब रिश्तेदार गोवा में थे, अब विपत काल आया हुआ है। अनुपमा डॉक्टर से मिली तो पता चला कि डॉली को खून की आवश्यकता है। परिचित लोगों से या ब्लड बैंक से मंगवाना जरूरी है। बूढ़ी जायशी ये सब नहीं कर सकती थी। डॉली के कुछ बंधु लोग थे, मगर मुंबई में बुलाते ही कौन हाजिर हो सकता है। अनुपमा जायसी को सांत्वना देती हुई डॉक्टर से बोली, सर अगर मेरा खून डॉली से मिलता है तो ले लीजिए, मैं तैयार हूँ। रक्तदान करना मुश्किल नहीं है, मगर रक्तदान करने से बलहीनता आती है। श्वेत कुष्ठ वालों से रक्त लिया जाता है या नहीं, जिसे दिया जाता है उसको भी श्वेत कुष्ठ हो जाता है, ऐसी गलत फहमियां अंधविश्वास है। भाग्यवशात अनुपमा का खून डॉली के खून से मेल खा। ये बात अनुपमा ने किसी से कही भी नहीं। रक्तदान करने के बाद बाहर खड़ी जायसी से अनुपमा ने कहा, डॉली अब ठीक हो जाएगी, आप चिंतित ना हो। इतने में डॉली के अनेक बंधु लोग आ गए। अब मेरा काम खत्म हो गया सोचकर वह वहां से चल पड़ी। डॉली के ठीक होने तक अनुपमा हर रोज ऑफिस छूटते ही हॉस्पिटल में उससे मिलकर घर जाती थी, मगर कभी भी उसने रक्तदान का जिक्र नहीं किया। मगर डॉली इस बात को जानती थी। उससे किसी तरह का संबंध न होते हुए भी अनुपमा ने किसी को भी न बताकर अत्यंत कठिन समय पर रक्तदान देकर उसकी जान बचाई। डॉली कभी भी अनुपमा को भूल नहीं सकती। ऑफिस लौट आने के बाद डॉली ने इसका जिक्र अनुपमा से किया। अनुपमा, तुम्हारा एहसान मैं कब, कैसे और कहाँ चुकाऊं, यह मैं समझ नहीं पा रही हूँ। तुम सिर्फ सहयोगी ही नहीं हो। अनुपमा ने डॉली को आगे बढ़ने से रोका। डॉली, एहसान की बात मत करो। तुम्हें रक्त चाहिए था, मैंने दे दिया। मेरे पास था, तुम्हारे पास नहीं था, बात इतनी सी ही है। डॉली मुख विस्मित हो गई। ऐसे उपकार का 4 गुना वर्णन करते हुए बताने वालों को उसने देखा था, मगर अनुपमा ने सिर्फ इतनी सी बात वाक्यांश कहा था। ऑफिस की सहेली चंदिका की शादी थी। सबने आधे दिन की छुट्टी ली थी। अनुपमा शादी में जाने के लिए विशेष श्रृंगार करके तथा वधू के लिए चांदी की कटोरी खरीदकर निर्धारित जगह दादर स्टेशन पहुंची। मुंबई में शादी आधे दिन की ही होती है। हिंदू कॉलोनी में कल्याण मंडप, वर भी महाराष्ट्रियन। अत्यंत सादगी पूर्ण विवाह था। अनुपमा को न चाहते हुए भी अपनी शादी याद आ गई। क्या ठाट बाट था, उत्साह, वैभव, शान, वह सब अब अपना सपना जैसा ही लगा। शादी कितनी भी धूमधाम से, ठाट बाट से हो, वर वधू में परस्पर प्रेम विश्वास ही मुख्य है। बाकी पूरा दिखावा है, निर्गंध पुष्प जैसा। प्रीति भोज के बाद ऑफिस जाने का मन नहीं हुआ। सीधा घर जाकर आई, सीधा घर वापस आ गई। घर में कोई नहीं होगा ऐसा सोचा था, पर घर में हरी था। यह क्या, अब ऑफिस से इतनी जल्दी? मुझे टूर पे जाना है इसलिए।
अनुपमा अंदर जाकर साड़ी बदलकर घर में पहनने वाली साड़ी पहन रही। इतने में पीछे से किसी ने आकर उसे पकड़ लिया। वह मुंह खोल ही रही थी कि हाथ से मुंह को दबा दिया गया। देह पर पकड़ मजबूत हो गई। वह पुरुष की ही पकड़ थी। कौन हो सकता है? क्षण भर में समझ गई। भयभीत होकर वह पसीना पसीना हो गई। पीछे मुड़कर देखा तो हंस रहा हरि खड़ा था। विशेष अलंकार से सुशोभित अनुपमा को एकटक देख रहा था। अनुपमा, कैसे भी देखो तुम खूबसूरत हो। आप तुतलाती हुई अनुपमा ने पूछा। हाँ अनुपमा, आपको जब से देखा है तब से मेरा मन आप पर ही है। आप भी कितना इंतजार करके अपना यौवन बर्बाद कर रही। आपने भी शादी करके पति के साथ समय बिताया है। संसार सुख की आग आप में भी होगी। हम ऐसे ही रह सकते हैं, किसी को भी पता नहीं चलेगा। मैं किसी भी संदर्भ में आपकी रक्षा करूंगा। अत्यंत क्रोध से अनुपमा मुख हो गई। उस मौन का अपार्थ करते हुए हरि ने सोचा कि अनुपमा का मन उसकी तरफ झुक रहा है। उसने कहा, तुम्हारी सुंदरता के सामने सुमन कुछ भी नहीं है। कुछ गड़बड़ी हो गई तो सैकड़ों अस्पताल है। तुम्हें भी पति के साथ जीने की इच्छा तो होगी ही। मैं इस घड़ी का इंतजार कर रहा था। अनु, मैंने तुम्हें नौकरी दिलाई है, उसका प्रतिफल दे दो। कहते हुए वह आगे बढ़ा। अनुपमा ने अपनी पूरी ताकत जुटाकर हरि को थप्पड़ मारा। हरि, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुमने मुझे बहन कहा था। सुमन मेरी बड़ी बहन जैसी है। तुम्हारी ये हरकत मैं सुमी को कहूंगी। मुझे जाने दो। भाई कहकर पुकारने से कोई भाई होता है क्या? सुमी को आसानी से धोखा देने के लिए भाई कहा था। कहूंगा, एक ही माँ से पैदा होकर साथ साथ कई बार भाई बहन जैसे नहीं रह पाते। ऐसी दशा में मेरे साथ कोई संबंध न रखती हुई तुम कैसे बहन बनोगी? अनु, मैं जैसा कह रहा हूं वैसा करो। सुख सहन से जिंदगी बीतेगी। हम दोनों का संबंध भी रहस्य ही रहेगा। तुम्हारा क्या भविष्य है? सफेद दाग की बीमारी से तड़पती हुई तुम्हें आनंद वापस थोड़े ही बुलाएगा, या कोई शादी थोड़ी करेगा। समय व्यर्थ बिताने से कोई फायदा नहीं। छी कुत्ते, हट जा। अनुपमा दरवाजे की तरफ खिसक गई। हाँ, मैं कुत्ता और तू झूठन। कुत्ता भूखा है और झूठन राह देख रही है। मेरी बात नहीं मानी तो मैं सुमी से शिकायत करूंगा कि तुमने खुद जाकर प्रेम भिक्षा मांगी थी। अनु, सुमन मेरी पत्नी है, वो मेरी बात मानेगी, तुम्हारी नहीं। इतने में दरवाजे पर खटखटाने की आवाज आई। अनुपमा ने हिरण जैसे छलांग लगाई और दरवाजा खोल दिया। देखा तो स्टोर्स सेल्स गर्ल्स थी। मैडम, घर साफ करने के लिए आपकी हमारी कंपनी ने इंटेल लिक्विड सोप तैयार किया है। चमकदार सफाई होती है। इसका दाम केवल 19 रुपए है। अनुपमा सेल्स गर्ल्स की बात सुन नहीं रही थी। भगवान ने मेरी रक्षणा के लिए इस लड़की को भेजा है, उसने सोचा और उस सेल्स गर्ल से कहा, अंदर आइए, मुझे एक बोतल दे दीजिए। कहकर पर्स से 20 रुपए निकाल कर उसने दे दिए। निराश हरी हताशा से देख रहा था। सेल्स गर्ल्स ने कहा, मैडम खुले नहीं है। अनुपमा पर्स हाथ में लिए दरवाजे के बाहर आई और रहने दीजिए, कोई बात नहीं कहते हुए सड़क पर आ गई। समंदर किनारे बैठकर अनुपमा फूट फूट कर रोई। उसको ये दूसरा आघात लगा था। जिसको रस्सी समझा बस सांप बन गया था। ऊंचे पहाड़ से प्रपात में घिरा सा अनुभव। सफेद दाग जब लगा था तब जिस तरह की पीड़ा दुख हो रहा था वैसा ही फिर होने लगा। अब क्या करूं? इस घटना के बाद सुमन के साथ कैसे रहूं? कहाँ जाऊं? जन नारायणियों, मुंबई में मेरे रहने का इंतजाम कैसे हो? अनुपमा पागल पागल सी हो गई। उसे आनंद की याद आई। उसके तिरस्कार के कारण आज कैसी कैसी बातें सुननी पड़ी है। तीसरा कोई कुछ भी कहे कह सह सकती थी। दुनिया का मुंह तो बंद नहीं कर सकती थी, मगर जिसको भाई पुकारा था उसके मुंह से निकली बातों ने अनुपमा को घायल किया था। न मिटने वाला घाव। श्वेत कुष्ठ से तड़पती तुम, कुत्ता भूखा है, झूठन राह देख रही है। कैसी बातें हैं ये? हे भगवान, मेरी और क्या परीक्षाओं लोगे? मुझे ही क्यों ऐसे नरक में रखा है? गिरिजा जैसी उल्टा को सुख सागर में लहराने दे रहे हो। मैंने क्या गलती की है? अनुपमा की समस्या एवं उलझनों का जवाब कहीं नहीं था। समाधान ढूंढने में मग्न अनुपमा की परवाह न करते हुए सूर्यदेव ने अपनी दिनचर्या जारी रखी और वह डूब गया था। अनुपमा ने घर में प्रवेश किया। अंदर सुमन खाना बना रही थी। म्लान
बदन, फूली हुई आंखें, बिखरे हुए बाल देखकर सुमन ने पूछा, अनु कब लौटी? ठीक तो हो? शादी कैसी हुई? अनु ने कुछ जवाब नहीं दिया। अनु तुम सो जाओ, बहुत थकी सी लग रही हो। खाना मैं बना ही रही हूँ। ये भी बाहर गए, 8 दिन में लौटेंगे। इसका अर्थ है सुमी को घटित घटना की जानकारी नहीं है। भारी हृदय से अनुपमा अंदर गई। सुमन ने सोचा शायद अनुपमा को अपनी शादी याद आ गई होगी, इसलिए दुख दर्द महसूस हो रहा होगा। वह भी क्या करे। तो दोस्तों, ये था एक और भाग महाश्वेता किताब से। मिलते हैं हमारे एक और नए एपिसोड में। तब तक कहानियाँ सुनते रहिएगा, कहानियाँ जीते रहिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।